विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा और हम डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके साथ आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले मध्य प्रदेश के कॉलेजों में प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए उनका अनिवार्य विषय, और उस अनिवार्य विषय का नाम है मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम यानी कि वैल्यू एडेड कोर्स। और इस वैल्यू एडेड कोर्स का नाम है प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भारत बोध यानी अंडरस्टैंडिंग इंडिया। यह पेपर दिनांक, जिस पेपर को हम डिस्कस करने वाले वो पेपर दिनांक 30 मई 2026 को मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले, विशेषकर सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय उज्जैन के अंतर्गत पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए आया था। किंतु यह पेपर सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय उज्जैन के साथ साथ मध्य प्रदेश के कॉलेजों में प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण साबित होगा। आपको आइडिया लगेगा कि पेपर का पैटर्न क्या होता है। जितने भी प्रश्न इस क्वेश्चन पेपर में पूछे गए उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की तरफ मैं आपको ले चलता हूं। तो हम चल रहे हैं इस पेपर के सॉल्यूशन की तरफ कि कौन कौन से प्रश्न इसके अंदर पूछे गए थे। तो उन प्रश्नों की तरफ मैं आपको ले चल रहा हूं। नई शिक्षा नीति के अनुसार मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बात कर रहे हैं। तो ये पेपर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। न्यू कोर्स है, वैल्यूएटेड कोर्स है, भारत बोर्ड है। पेपर 2 घंटे का है, मैक्सिमम नंबर 100 है और पास होने के लिए चाहिए आपको 35 नंबर। ये पूरा क्वेश्चन पेपर 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया। सेक्शन ए की यदि बात करें तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का समावेश यहां पर किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है वो 4 नंबर का रहेगा। पहला प्रश्न यहाँ पर सह-अस्तित्व की मूल अवधारणा समझाते हुए इसकी मुख्य चुनौतियों का वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न है लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी क्यों जरूरी है। तीसरा प्रश्न है भारतीय ज्ञान परंपरा में दर्शन को समझाइए। अगला प्रश्न है आश्रम व्यवस्था का वर्गीकरण समझाइए। लास्ट क्वेश्चन है आत्मनिर्भर भारत बनना क्यों आवश्यक है। सेक्शन बी में आ जाते हैं। यहाँ पर 10 नंबर का एक प्रश्न है और 5 प्रश्न यहाँ पर हल करना होंगे और इसमें प्रत्येक प्रश्न के और में प्रश्न दिया हुआ है। पहला प्रश्न है सर्वे भवन्तु सुखिनः की प्रासंगिकता को समझाइए। इसके अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ, इसके और में जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया शिक्षा का राष्ट्र निर्माण में योगदान बताइए। अगला प्रश्न है संविधान के किन्हीं 5 मूल अधिकारों का वर्णन कीजिए। उसके और में उपनिषदों की मुख्य अवधारणा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक का सामाजिक पुनर्निर्माण में क्या योगदान है समझाइए। इसके अथवा में दिया शिक्षा के प्रमुख माध्यम कौन से हैं। अगला प्रश्न है पर्यावरण न्याय के मुख्य अवधारणाएं कौन सी है और इसके अथवा में दिया पंच महाभूत कौन से समझाइए। अगला प्रश्न स्वतंत्रता संग्राम में धार्मिक नेतृत्व की भूमिका को समझाइए और इसके और में दिया हुआ योग में भारत के योगदान को स्पष्ट कीजिए। आगे चलते सेक्शन सी में आ जाते हैं। यहाँ पर 2 प्रश्नों को सॉल्व करना होगा। प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का दिया हुआ है और प्रश्न की जो सीमा है 500 शब्द की। भारतीय इतिहास के अंतर्गत लोकाचार को समझाइए। अगला प्रश्न है युवाओं की नागरिक भागीदारी क्यों महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है गुरुकुल परंपरा से आप क्या समझते हो और स्मृति आधारित अधिगम को विस्तार से समझाइए। अगला प्रश्न आता है, लास्ट क्वेश्चन है मौसम और ऋतुओं का चक्र। मौसम और ऋतुओं के चक्र बदलने से हमारे पर्यावरण पर क्या असंतुलन आएगा और ऐसा होने पर हमें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो ये तो हमने क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अब मैं इस पूरे क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन की तरफ आपको ले चलता हूं। उससे पहले आपको उससे एक रिक्वेस्ट है कि आपके स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रहा है। नंबर है 77 250 44 325 7725044325। इस नंबर पर आपको एक कष्ट करना होगा। अब आप बोलोगे सर क्या कष्ट करना है, तो आपको एक कष्ट करना होगा कि जो भी आपका पेपर, जिस दिन आपका पेपर होता है वो पेपर आपको फोटो खींचना है और हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजना है। तो ये जो नंबर हमने आपको बताया 7725044325, इस नंबर पर जो भी आपका मेजर, माइनर, एमडीसी, वोकेशनल कोर्स, हिंदी, इंग्लिश और भारत बोध यानी अंडरस्टैंडिंग इंडिया का जो भी पेपर, जिस दिन भी आपका जिस भी विश्वविद्यालय में और जिस भी महाविद्यालय में आप पढ़ते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस फोटो को क्लिक करना और इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से आपको भेजना है। ये छोटा सा कष्ट करना है। एक और खास बात, वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है, वीडियो को क्या करने का है, लाइक कीजिएगा। आगे आपके क्लासमेट तक, आपके साथियों तक इस वीडियो को क्या करने का, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और अभी तक आपने आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है और उसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहें। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, एक खास बात और आपको बता देता हूं कि यदि पेपर वैसे तो आएगा यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आएगा, पर आप यदि इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो इस पेपर को हिंदी मीडियम में आप लिख सकते हैं। पहला प्रश्न है सह-अस्तित्व की मूल अवधारणा समझाते हुए इसकी मुख्य चुनौतियों का वर्णन कीजिए। तो अवधारणा क्या है, तो सह-अस्तित्व का अर्थ है मानव प्रकृति और सभी जीवों का परस्पर संघर्ष के बजाय सामंजस्य, सम्मान और आत्मनिर्भर के साथ मिलकर रहना। चुनौतियां क्या है, तो इसकी मुख्य चुनौतियों में बढ़ती असहिष्णुता, पर्यावरण असंतुलन, संसाधनों का अत्यधिक दोहन और उग्र व्यक्तित्ववाद शामिल है।
अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी क्यों आवश्यक है? तो लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र में जन भागीदारी रीढ़ की हड्डी के समान होती है, क्योंकि यह सरकार की जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। यह नीति निर्माण में जनता की वास्तविक इच्छा दर्शाती है, नागरिकों का सशक्तिकरण करती है और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूती प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, भारतीय ज्ञान परंपरा में दर्शन को समझाइए। भारतीय ज्ञान परंपरा में दर्शन शब्द दर्श धातु से बना है, जिसका अर्थ है सत्य के साक्षात दर्शन करना। यह केवल बौद्धिक चिंतन नहीं बल्कि जीवन का व्यावहारिक मार्ग है, जिसका उद्देश्य दुखों की निवृत्ति और मोक्ष की प्राप्ति है। यह आस्तिक और नास्तिक दो वर्गों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है, आश्रम व्यवस्था का वर्गीकरण समझाइए। मानव जीवन को संतुलित सामाजिक आध्यात्मिक विकास के लिए 100 वर्ष की आयु मानकर 4 चरण यानी प्रत्येक 25 वर्ष में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से आश्रम होते हैं? 4 आश्रम होते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें 0 से 25 वर्ष तक का आश्रम होता है और इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा, संयम और ज्ञान अर्जन करना। गृहस्थ आश्रम में जिसकी जो सीमा होती है वो मनुष्य की आयु यानी 25 वर्ष से लगाकर 50 वर्ष तक होती है, जिसमें पारिवारिक जीवन, सामाजिक कर्तव्य और अर्थ काम की पूर्ति करना। वानप्रस्थ आश्रम जिसकी सीमा होती है 50 वर्ष से लगाकर 75 वर्ष, इसका इसमें सांसारिक कार्यों से निवृत्त होकर परमार्थ की ओर जाना। और संन्यास आश्रम जो कि 75 से 100 वर्ष के बीच में आता है, पूर्ण त्याग और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भर भारत बनना क्यों आवश्यक है? तो आत्मनिर्भर भारत बनना विदेशी निर्भरता को कम करने, घरेलू विनिर्माण को सुदृढ़ करने और आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक है। यह स्थानीय नवाचार को बढ़ावा देता है, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सर्जित करता है तथा वैश्विक भू राजनीतिक संकटों के समय राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वप्रभुता सुनिश्चित करता है। सेक्शन बी का पहला प्रश्न आपको दिख रहा है, सर्वभवन्तु सुखिनः की प्रासंगिकता को समझाइए। तो सर्वभवन्तु सुखिनः का अर्थ होता है सभी सुखी हो। उपनिषदों की मूल चेतना से निकला एक ऐसा अमर मंत्र है जो भारतीय संस्कृति के सार्वभौमिक और कल्याणकारी दृष्टि को प्रकट करता है। आज के 21वीं सदी के वैश्विक परिदृश्य में इसकी प्रासंगिकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। इसकी प्रासंगिकता को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। पहला पॉइंट है ग्लोबल पीस एंड द ब्रदरहुड, यानी वैश्विक शांति और बंधुत्व की बात करते हैं। आज का विश्व युद्ध, आतंकवाद और भू राजनीतिक तनावों से जूझ रहा है। सर्वभवन्तु सुखिनः केवल किसी एक जाति, धर्म या देश के लिए न बल्कि संपूर्ण मानवता के सुख की कामना करता है। यह विचार वसुधैव कुटुंबकम की भावना को मजबूत करता है, जो आधुनिक युग में वैश्विक शांति के लिए अत्यंत आवश्यक है। सेकंड पॉइंट के बेसिस पर समझे, जिसमें दिया हुआ मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक समरसता। आधुनिक जीवन में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, एकाकीपन और भौतिकतावाद के कारण मानसिक तनाव और अवसाद यानी डिप्रेशन तेजी से बढ़ रहा है। यह मंत्र व्यक्तित्व को संकीर्ण स्वार्थ से ऊपर उठाकर परहित की ओर प्रेरित करता है। जब हम समाज में सबके सुख की कामना करते हैं तो ईर्ष्या, द्वेष और अपराधों की कमी आती है और सामाजिक समरसता बढ़ती है। तीसरा पॉइंट है सतत विकास और पर्यावरण संतुलन। इस मंत्र की पूर्ण पंक्ति सर्व संतु निरामण है, मतलब सभी निरोग हो। आज जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज, प्रदूषण और महामारियों के दौर में यह केवल मनुष्य के नहीं बल्कि प्रकृति, पशु पक्षी और वनस्पतियों के स्वास्थ्य की भी बात करता है। भारतीय ज्ञान परंपरा में यह दृष्टिकोण आधुनिक सतत विकास लक्ष्यों से बिल्कुल अनुकूल है, जहां विकास ऐसा होना चाहिए जो प्रकृति को नुकसान न पहुंचाए। अगला पॉइंट है आर्थिक असमानता। वैश्विक स्तर पर अमीर और गरीबी के बीच की खाई लगातार चौड़ी होती जा रही है। अतः सर्वभवन्तु सुखिनः की भावना ये सिखाती है कि किसी एक वर्ग या देश को सुख तब तक सुरक्षित नहीं है तब तक कि समाज का अंतिम व्यक्ति सुखी या भूखा है। यह विचार अंत्योदय और जन कल्याणकारी नीतियों को प्रेरित करता है। इसके और में प्रश्न पूछा गया, शिक्षा का राष्ट्र निर्माण में क्या योगदान है? तो राष्ट्र निर्माण में शिक्षा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और आधारभूत है। यह देश के नागरिकों को सशक्त बनाकर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक विकास की नींव रखती हैं। शिक्षित नागरिक ही देश की प्रगति के पथ पर ले जाते हैं। शिक्षा के माध्यम से एक मजबूत, समृद्ध और सशक्त राष्ट्र का निर्माण होता है। राष्ट्र निर्माण में शिक्षा के प्रमुख योगदान निम्नलिखित है। पहला है आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता। शिक्षा युवाओं को कौशल प्रदान करती है जिससे वे देश अर्थव्यवस्था में सक्रिय रूप से योगदान दे पाते हैं। ये रोजगार के नए अवसर पैदा करती है और गरीबी कम करने में मदद करती है। अगला पॉइंट है नैतिक और चरित्र निर्माण। शिक्षा केवल किताबें ज्ञान नहीं देती बल्कि अच्छे संस्कार भी सिखाती है। ये नागरिकों में ईमानदारी, अनुशासन और सहिष्णुता जैसी नैतिक मूल्यों का विकास करती है। अगला पॉइंट है सामाजिक एकता और समानता। शिक्षा लोगों की रूढ़िवादी सोच को बदलती है। ये समाज में जाति, धर्म और लिंग के भेदभाव को मिटाकर भाईचारे और समानता को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट है सशक्त लोकतंत्र। एक शिक्षित मतदाता अपने अधिकारों और कर्तव्य के प्रति जागरूक रहता है। यह देश की राजनीतिक व्यवस्था को मजबूत करने में मदद करती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें तो शिक्षा लोगों को तार्किक और वैज्ञानिक रूप से सोचना सिखाती है। इससे देश में नई खोज, तकनीकी और विकास को बढ़ावा मिलता है। अगला आता है यहां पर संविधान के किन्हीं 5 मूल अधिकारों का वर्णन कीजिए।
तो भारतीय संविधान के 5 फंडामेंटल राइट्स क्या है? तो भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए गए। इनमें से यदि बात करें तो 5 मूल अधिकारों का वर्णन निम्नानुसार है। सबसे पहला राइट्स ऑफ इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक देखने को मिलता है। इसमें सभी नागरिक कानून की दृष्टि से समान होते हैं। धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी भी व्यक्ति में भेदभाव नहीं कर सकते। अस्पृश्यता तथा उपाधियों का अंत किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार इसमें अनुच्छेद 19 से लगाकर 22 तक है। इसमें नागरिकों की वाणी एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने, संगठन बनाने, देश में कहीं भी आने जाने तथा व्यवसाय करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। जीवन में और व्यक्तित्व स्वतंत्रता का संरक्षण भी इसी अधिकार में शामिल है। अगला शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो यह अनुच्छेद 23 से 24 में मिलता है। और मानव तस्करी, बेगार और बंधुआ मजदूरों के प्रतिनिधित्व लगाया गया है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों एवं अन्य खतरनाक कार्यों में नियोजित नहीं किया जा सकता है। अगला है चौथा पॉइंट है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ द रिलीजन, अनुच्छेद 25 से 28 में देखने को मिलता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार धर्म मानने, पालने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। राज्य सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करता है। और लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में देखने को मिलता है। यदि किसी नागरिक के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह न्यायालय की शरण ले सकता है। इस अधिकार को संविधान की आत्मा कहा जाता है। इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकते हैं। मूल अधिकार नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता और गरिमा की रक्षा कर देता, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाते। ये अधिकार प्रत्येक नागरिक के व्यक्तित्व के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगला प्रश्न पूछा गया, इसके और में उपनिषदों की मुख्य अवधारणा क्या है? तो व्हाट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द उपनिषद? तो उपनिषद भारतीय ज्ञान परंपरा और वैदिक साहित्य के अंतिम भाग है, जिन्हें वेदांत यानी वेदों का अंत या सर्वोच्च सिद्धांत कहा जाता है। उपनिषद शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है, मतलब उप मतलब समीप, नि मतलब निष्ठापूर्वक और शद का मतलब बैठना, अर्थात सत्य के ज्ञान के लिए गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना। उपनिषदों का मुख्य विषय कर्म कांड न होकर ज्ञान और अध्यात्म है। इनकी मुख्य अवधारणा निम्नलिखित है। पहला, ब्रह्म की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रह्मा। तो उपनिषदों की केंद्रीय खोज ब्रह्म है। ब्रह्म सृष्टि का परम सत्य, सर्वव्यापी, शाश्वत और अनंत तत्व है। वह केवल सृष्टि का रचयिता नहीं है, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड उसी से उत्पन्न होता है, उसी की स्थिति रहती है और अंत में उसी में क्या होता है? विलीन हो जाता है। उपनिषद ब्रह्मा के दो रूप बताया गया। पहला, निर्गुण और सगुण ब्रह्मा, जो निराकार, गुणातीत और बुद्धि की सीमाओं से परे होते हैं, निर्गुण बोलते हैं। सगुण, जिसमें ईश्वर या जगत का नियंता कहा जाता है। अगला पॉइंट है आत्मन की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मन। उपनिषदों का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है आत्मा। मनुष्य के भीतर चेतना अमर तत्व वही आत्मा है। आत्मा को न तो जन्म होती है, नहीं मृत्यु होती है, ये अविनाशी है। उपनिषद बाह्य जगत को खोजने के बजाय मनुष्य को अपने भीतर झांकने और स्वयं को जानने पर बल देता है। अगला पॉइंट है जीव और ब्रह्मा की एकता। उपनिषद का सर्वोच्च और क्रांतिकारी सिद्धांत है कि आत्मा और ब्रह्मा अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही है। शरीर की सीमाओं के कारण जो चेतना आत्मा कहलाती है, वही समिष्ट यानी ब्रह्मांड के स्तर पे ब्रह्म और उपनिषदों की प्रसिद्ध महावाक्य इस एकता में दर्शाता है। जैसे हम बोलते हैं हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं। और अगला तत्वमसि यानी परम सत्य तुम ही हो। अगला अयम आत्मा ब्रह्मा, यह आत्मा ही ब्रह्मा है, यानी मांडुक्योपनिषद से लिया गया। माया और जगत की बात करते उपनिषदों के अनुसार यह दृश्यमान संसार परिवर्तनशील है और नश्वर है। जिस अज्ञान या भ्रम के कारण हम इस नश्वर संसार कोई अंतिम सत्य मान लेते और वास्तविक सत्य को नहीं देख पाते, उसे माया कहा गया। जब ज्ञान का उदय होता है तो उसे माया का पर्दा हट जाता है। हम बोलते कि नहीं बोलते कि व्यक्ति पर माया का पर्दा मतलब पैसे का पर्दा जल्दी चढ़ जाता है। मोक्ष और जीवन परम लक्ष्य। मनुष्य जब तक अज्ञान में रहता है वह सांसारिक इच्छाओं के कारण जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। उपनिषदों के अनुसार जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष कोई मरने के बाद मिलने वाला स्थान नहीं, बल्कि इसी जीवन में अज्ञान से मुक्त होकर अपनी वास्तविक आत्म स्वरूप यानी ब्रह्मा को पहचान लेना ही मोक्ष है। श्रेयस और प्रेयस का मार्ग। कठोपनिषद में मानव जीवन के सामने आने वाले दो मार्ग है की चर्चा की गई। प्रेयस जो तात्कालिक रूप से प्रिय और सुखद लगता है, भौतिक सुख, लेकिन अंत में पतन की ओर ले जाता है। श्रेयस जो आध्यात्मिक कल्याण और परम कल्याण का मार्ग दिखाता है। उपनिषद मनुष्यों को श्रेयस का मार्ग चुनने की प्रेरणा देता है। तो ये हमारे उपनिषद की बात हुई। अगला प्रश्न आता है शिक्षक का सामाजिक पुनर्निर्माण में योगदान समझाइए। तो अब चलते हम शिक्षक के सामाजिक जो पुनर्निर्माण में क्या योगदान है। तो शिक्षक समाज का निर्माता और राष्ट्र का मार्गदर्शक होता है। सामाजिक पुनर्निर्माण का अर्थ है कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाकर उसे अत्यधिक उन्नत, जागरूक और नैतिक बनाना है। इस कार्य में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या है? सबसे पहला चरित्र निर्माण। शिक्षक विद्यार्थियों में सत्य, ईमानदारी, अनुशासन और नैतिक मूल्यों का विकास करता है। अच्छे नागरिकों का निर्माण करके समाज को सुदृढ़ बनाता है। सामाजिक चेतना का विकास। शिक्षक विद्यार्थियों को सामाजिक समस्याओं, अधिकारों और
कर्तव्यों के प्रति जागरूक करता है, सामाजिक बुराइयों से अंधविश्वास, जातिवाद और भेदभाव को दूर करने में सहायक होता है। लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रसार, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और सहिष्णुता जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करता है। विद्यार्थियों को जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए प्रेरित करता है। राष्ट्रीय एकता को क्या करता है, बढ़ावा देता है। तो शिक्षक राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता की भावना विकसित करता है। विभिन्न धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों के प्रति सम्मान का भाव भी उत्पन्न कराता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कौन करता है, शिक्षक करता है। तो तार्किक सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। अंधविश्वास, रूढ़िवादियों को समाप्त करने में योगदान देता है। सामाजिक परिवर्तन का प्रयोग, शिक्षक नई पीढ़ी और शिक्षा देकर समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। वह समाज सुधार और विकास की दिशा में नेतृत्व प्रदान करता है। शिक्षक केवल ज्ञान देने वाला व्यक्ति नहीं बल्कि समाज का पुनर्निर्माता होता है। वह शिक्षित संस्कृति को जागरूक नागरिकों का निर्माण करके सामाजिक प्रगति, राष्ट्रीय विकास और मानव कल्याण की महत्वपूर्ण योगदान देता है। अगला प्रश्न, शिक्षा के प्रमुख माध्यम कौन से है? तो शिक्षा के प्रमुख माध्यम से तात्पर्य उन सभी संस्थाओं, माध्यमों, वातावरण और स्रोतों से जिनके द्वारा व्यक्ति को किसी न किसी रूप में शिक्षा प्राप्त होती है। मानव जीवन में शिक्षा की प्रक्रिया जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। समाजशास्त्रियों के अनुसार कुछ 3 श्रेणियों में बांटी गई। पहला, औपचारिक अभिकरण। ये शिक्षा का वह माध्यम है जो पूरी तरह से योजनाबद्ध, व्यवस्थित और नियंत्रित होता है। इसकी सीमाएं निश्चित होती है। विशेषताएं, इसका एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, निश्चित समय सारणी होती है, निश्चित स्थान होता है और अंत में परीक्षा के बाद प्रमाण पत्र, डिग्री दी जाती है, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं और कर रहे हैं। प्रमुख उदाहरण विद्यालय, कॉलेज और विश्वविद्यालय की जो पढ़ाई होती है। लाइब्रेरी और संग्रहालय भी उसके अंदर आते हैं। धार्मिक संस्थान यानी गुरुकुल और मदरसे भी उसके अंदर शामिल किए गए। अगला आती है अनौपचारिक अभिकरण। यह शिक्षा का वह माध्यम है जो स्वाभाविक, आकस्मिक और अनियोजित होता है। व्यक्ति इस माध्यम में जीवन भर अनजाने में ही बहुत कुछ सीखता है। इसमें कोई निश्चित नियम नहीं है। जैसे हमारे घर में सीखते हैं, परिवार में सीखते हैं, समाज में सीखते हैं, स्कूल में सीखते हैं, कॉलेज में सीखते हैं। समय, स्थान, पाठ्यक्रम कोई भी निश्चित नहीं होता। यह जीवन के अनुभवों के बेसिस पर व्यक्ति सीखता है। जैसे परिवार और घर से सीखता है, मित्र मंडली और पड़ोसियों से सीखता है, समाज और समुदाय से वो सीखता है। अगला आती है निरौपचारिक अभिकरण, नॉन फॉर्मल एजेंसीज। यह औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के बीच का एक फ्लेक्सिबल माध्यम है। इसमें उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो कि किसी कारणवश नियमित रूप से विद्यालय या कॉलेज नहीं जा सके। विशेषता है इसमें औपचारिक शिक्षा की तरफ उद्देश्य और मूल्यांकन तो होता है, लेकिन नियम, आयु सीमा, समय और स्थान विद्यालय की तरह कठोर नहीं होते हैं। ये अत्यंत फ्लेक्सिबल होते हैं। जैसे पत्राचार या दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन जो हम बोलते हैं ना, घर बैठ के पढ़ना। ई लर्निंग आजकल हम जैसे आप लोग पढ़ ही रहे हो ना, तो डिजिटल माध्यम से पढ़ना। एडल्ट एजुकेशन भी आगे, प्रौढ़ शिक्षा, मतलब यदि किसी व्यक्ति की आयु 40-50 वर्ष की भी होगी और पढ़ने की इच्छा रखता है तो उसको पढ़ाई का एक माध्यम दिया जाता है। अगला प्रश्न आता है पर्यावरण न्याय की मुख्य अवधारणाएं कौन सी हैं? तो एनवायरमेंटल जस्टिस की बात करें तो पर्यावरण न्याय एक प्रगतिशील और सामाजिक कानून अवधारणा है जो पर्यावरण और मानवाधिकार के अंतर संबंध को रेखांकित करती है। इसका मूल सिद्धांत यह कि चाहे किसी भी व्यक्ति की जाति, रंग, राष्ट्रीयता, सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, पर्यावरण के खतरे से सुरक्षा पाने और पर्यावरण नीतियों के निर्माण में उसे समान अधिकार और भागीदारी मिलना चाहिए। कुछ पॉइंट्स के बेसिस पर समझें तो पहला, वितरणात्मक न्याय। यह अवधारणा पर्यावरण लाभों और बोझों के न्याय संगत वितरण पर बल देती है। समाज सुरक्षा, इसका उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि समाज के गरीबी, सीमांत और वंचित वर्ग को प्रदूषण, जहरीले कचरे और रासायनिक कारखानों का अत्यधिक शिकार न होना पड़े। लाभों का साझाकरण, स्वच्छ हवा, शुद्ध पेयजल, पार्क और हरित क्षेत्रों जैसे पर्यावरण लाभों का समाज में हर वर्ग का समान अधिकार होना चाहिए। प्रक्रियात्मक न्याय की बात करें तो यह अवधारणा पर्यावरण निर्णय लेने, प्रक्रियाओं को निष्पादन करने और समावेशी की बात करती है। सार्वजनिक भागीदारी, जब किसी भी क्षेत्र में कोई बड़ा बांध, कारखाना, विकासात्मक योजना शुरू की जाए तो वहां के स्थानीय निवासियों का निर्णय लेना प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए। सूचना और पारदर्शिता, नागरिकों को पर्यावरण को प्रभावित करने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में सही और पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। सुधारात्मक या प्रतिरात्मक न्याय, यह अवधारणा उन समुदायों को मुआवजा देने और उनके नुकसान भरपाई करने से जुड़ी है जो पहले से पर्यावरण प्रदूषण या शोषण का सामना कर चुके हैं। इसके अंतर्गत प्रदूषण बनाने वाले उद्योग पर भारी जुर्माना लगाना और उनसे धन उपयोगी प्रभावी क्षेत्र में पर्यावरण सुधारने तथा लोगों के स्वास्थ्य उपचार के लिए करना शामिल है। मान्यता का न्याय, अवधारणा समाज के सभी सांस्कृतिक, सामाजिक और नस्लीय समूहों की विशिष्ट पहचान, उनके अधिकारों का सम्मान देने पर बल देती है। उदाहरण के लिए आदिवासी और स्थानीय समुदायों का जल, जंगल और जमीन के साथ एक गहरा पारंपरिक और आध्यात्मिक संबंध होता है। उनकी इस जीवन शैली और पारंपरिक ज्ञान को केवल आर्थिक संसाधन न मानकर सम्मान देना पर्यावरण न्याय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अंतर पीढ़ीगत न्याय, यह अवधारणा वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के बीच न्याय सुनिश्चित करती है। इसके अनुसार वर्तमान पीढ़ी को पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस तरह सतत विकास के सिद्धांतों पर करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ, सुरक्षित और समृद्ध पर्यावरण बचा सकें। अगला प्रश्न आता है पंचमहाभूत कौन से समझाइए। तो पंचमहाभूत भारतीय दर्शन, आयुर्वेद तथा भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार सृष्टि और समस्त जीव जगत के निर्माण में 5 मूल तत्व हैं।
कौन कौन से? सबसे पहले पृथ्वी, ये स्थिरता, कठोरता और ठोसपन का प्रतीक है। जल, शरीर में हड्डियां, दांत, नाखून आदि पृथ्वी तत्व को संबंधित माने जाते हैं। जल, ये तरलता, शीतलता और एकता का प्रतीक है। शरीर में रक्त, लसीका, मूत्र तथा अन्य द्रव इसके प्रतीक है। अग्नि, ये ऊर्जा, ताप, प्रकाश और परिवर्तन का प्रतीक है। शरीर में पाचन क्रिया, शरीर का तापमान तथा मेटाबॉलिक एक्टिविटी अग्नि तत्व का प्रतीक है। वायु, ये गति, स्पर्श और जीवन शक्ति का प्रतीक है। श्वसन, रक्त संचार और शरीर की विभिन्न गतियां वायु तत्व द्वारा संचालित होती। आकाश, ये स्थान, विस्तार और ध्वनि का आधार है। शरीर के भीतर की विभिन्न गुहाएं तथा सभी तत्वों के अस्तित्व के लिए आवश्यक स्थान को आकाश तत्व माना गया है। तो पंच महाभूत तत्व हमने यहाँ इस पिक्चर के द्वारा आपको बताया है कि पंच महाभूत कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले यहां पर बात होती है किसकी? पृथ्वी की। किसकी बात होती है? पृथ्वी की। ठीक है, पृथ्वी की। तो ये स्थिरता, कठोरता, ठोसपन का प्रतीक है। गंध इसका गुण है। क्या गुण है इसका? गंध इसका गुण है। अगला यहां पर दिया हुआ है वाटर यानी कि जल, यह तरलता, शीतलता, एकता का प्रतीक है। रस इसका गुण है। अग्नि, यह ऊर्जा, ताप, प्रकाश, परिवर्तन का प्रतीक है। रूप इसका गुण है। वायु, यह गति, स्पर्श और जीवन शक्ति का प्रतीक है। स्पर्श इसका गुण है। और आकाश, यह स्थान, विस्तार और ध्वनि का आधार है। शब्द इसका गुण है। तो पंच महाभूतों की बात करें तो पृथ्वी हड्डियां, दांत और नाखून होती है। अग्नि पाचन क्रिया, शरीर को तापमान चपापची करती है। जल रक्त, लसीका, लाल, मूत्र, पसीना और अन्य द्रव होते हैं। वायु श्वसन, रक्त संचार, नसों की गति और शरीर के लिए शामिल होती है। आकाश शरीर के भीतर विभिन्न गुहाएं, नाक, कान, मुंह, पेट आदि तथा सभी तत्वों के लिए पंच महाभूत होते हैं। आगे बात करते हैं स्वतंत्रता संग्राम में धार्मिक नेतृत्व की भूमिका को समझाइए। तो भारत का स्वतंत्रता संग्राम केवल एक राजनीतिक आंदोलन नहीं था, बल्कि यह एक सांस्कृतिक और सामाजिक पुनर्जागरण भी था। भारतीय समाज में धर्म की गहरी पेड़ को देखते हुए ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जन चेतना को जगाने के लिए राष्ट्रवाद की भावना का संचार करने में धार्मिक नेतृत्व ने अत्यंत युगांतकारी और प्रभावकारी भूमिका निभाई है। अब कुछ पॉइंट्स के बेसिस पर समझते हैं। पहला पॉइंट है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और आत्मगौरव की पुनर्स्थापना। ब्रिटिश शासन ने भारतीयों की हीन भावना भरने और ईसाई मिशनरियों के माध्यम से सांस्कृतिक प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास किया। इसके विरुद्ध धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन अग्रदूत मोर्चा संभाला। सबसे पहले बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज की बात करें। उन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो का नारा दिया और सबसे पहले स्वराज शब्द का खुलकर प्रयोग किया। उन्होंने भारतीयों को अपनी संस्कृति गर्व करना सिखाया और ब्रिटिश नीतियों को तार्किक आलोचना की। स्वामी विवेकानंद की बात करें तो उन्होंने वैश्विक मंच यानी 1893 में शिकागो में धर्म संसद पर भारतीय विज्ञान और अध्यात्म का परचम लाया। उन्होंने युवाओं को उठो जागो तब तक मत रुको जब तक कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, यह संदेश देकर राष्ट्र सेवा को सबसे बड़ा धर्म घोषित किया। उनके विचारों ने सावरकर, सुभाष चंद्र बोस और अरविंद घोष को जैसे क्रांतिकारियों को प्रेरित किया। जन आंदोलन के लिए धार्मिक प्रतीकों और उत्सवों का उपयोग। ब्रिटिश काल में राजनीतिक सभाओं को कई प्रतिबंध थे, इसलिए नेताओं ने जनता को एकजुट करने के लिए धार्मिक मंचों का उपयोग किया था। जैसे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव की स्थापना की थी। क्रांतिकारी संगठन जैसे बंगाल में अनुशीलन समिति और युगांतर जैसे क्रांतिकारी संगठनों में सदस्य मां काली और गीता की शपथ लेकर देश की बलि देवी प्रांगण न्योछावर करने की प्रतिज्ञा लेती। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा वंदे मातरम यानी आनंद मठ उपन्यास से जो लिया गया था वो भी दिया। महात्मा गांधी और अहिंसा व सत्याग्रह का आध्यात्मिक नेतृत्व। स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी का पूरा राजनीतिक दर्शन धार्मिक और आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित था। उन्होंने राजनीतिक का आध्यात्मिकरण किया। सत्य, अहिंसा और अस्तेय जैसे धार्मिक सिद्धांतों को उन्होंने सत्याग्रह के रूप में एक अचूक राजनीतिक हथियार बनाया। गांधी जी प्रतिदिन सामूहिक प्रार्थना समाया करते थे, जिससे वे रघुपति राघव, राजाराम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम का गान होता था। इससे देश में आम जनमानस, महिला और ग्रामीण आबादी के स्वतंत्रता संग्राम में पूरी तरह से जोड़ दिया था। सांप्रदायिक सौहार्द और संयुक्त धार्मिक नेतृत्व की बात करें तो खिलाफत और असहयोग आंदोलन जो कि 1920 और 22 में चला था, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों ने धार्मिक नेताओं ने एकजुटता दिखाई थी। इसमें स्वामी श्रद्धानंद आर्य समाज के नेता थे। जमा मस्जिद के मिंबर से भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया था, जो भारतीय इतिहास के सांप्रदायिक एकता का एक स्वर्णिम लक्षण था। सूफी और भक्ति परंपरा भी उसमें थी। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जैसे राष्ट्रवादी मुस्लिम नेताओं ने इस्लाम के उदारवादी और सूफी सिद्धांतों के माध्यम से मुस्लिम समाज को जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत के बजाय भारतीय राष्ट्रवाद का मुख्य धारा से जोड़ा। सामाजिक बुराइयों पर भी प्रहार किया था। उस दौरान उन्होंने छुआछूत और जातिवाद का विरोध भी उन्होंने किया था। योग में भारत के योगदान को स्पष्ट कीजिए। योग भारत की प्राचीन आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक साधना की वह अनमोल विरासत है जो हजारों वर्षों से ऋषियों और मुनियों की साधना से विकसित हुई है। योग का उद्देश्य मानव शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करना है। यह न केवल भारत की पहचान बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए भारत का एक अमूल्य उपहार भी है।
योग में भारत के महत्वपूर्ण योगदान को कुछ बिंदुओं के बेसिस पर समझते हैं। सबसे पहला सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति मुद्रा जैसी मूर्तियों में ध्यानस्थ लोगों को दर्शाया गया जो योग के हजारों साल पुराने इतिहास को प्रमाणित करते हैं। वैदिक काल की बात करें तो वेदों में विशेषकर ऋग्वेद और उपनिषदों में योग को ध्यान और प्राणायाम के प्रारंभिक रूपों में उल्लेख किया गया। भगवत गीता की बात करें तो इसमें कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का समन्वय देखने को मिलता है। अगले बात करते हैं महर्षि पतंजलि का योगदान देखें तो महर्षि पतंजलि को योग का प्रथम प्रवर्तक और पिता माना जाता है। उन्होंने योग के विभिन्न पद्धतियों को व्यवस्थित रूप से योग सूत्र में संकलित किया। उन्होंने शारीरिक और मानसिक विकास के लिए 8 चरणबद्ध योग के प्रकार दिए जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि शामिल किए गए। दार्शनिक और आध्यात्मिक आधार की बात करें तो चित्त वृत्ति निरोध पतंजलि के अनुसार योग का मुख्य उद्देश्य मानसिक विकारों का चित्त की वृत्तियों को रोकना है। विमोक्ष का मार्ग भारतीय दर्शन में योग के आत्मा साक्षात्कार करने, परमात्मा से मिलन और मोक्ष प्राप्त करने के मुख्य साधन माना गया है। वैश्विक स्तर के प्रयास की बात करें तो आधुनिक संतों का प्रयास स्वामी विवेकानंद, परमहंस योगानंद और महर्षि महेश योगी जैसे संतों ने 19 और 20वीं शताब्दी में योग को पूरी दुनिया में, भारत नहीं पूरी दुनिया में फैलाया है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब 21 जून को मनाए जाते हैं जो कि 2014 से इसकी शुरुआत हुई थी। आगे बात करते हैं आ जाते हैं सेक्शन सी की तरफ और सेक्शन सी में 15 अंकों का एक प्रश्न और पहला प्रश्न है भारतीय इतिहास के अंतर्गत लोकाचार को समझाइए। तो भारतीय इतिहास और संस्कृति के संदर्भ में लोकाचार से तात्पर्य उस सामूहिक चेतना, जीवन मूल्यों, नैतिक सिद्धांतों और सांस्कृतिक व्यवहार से जो सदियों की ऐतिहासिक विकास यात्रा में भारतीय समाज के स्वभाव और पहचान का आधार बने। लोकाचार किसी समाज के सोचने, जीने और प्रतिक्रियाओं देने के अंतर्निहित दृष्टिकोण को प्रकट करता है। भारतीय लोकाचार का विकास किसी एक कालखंड या शासक के अधीन नहीं हुआ है बल्कि यह प्राग ऐतिहासिक काल से लेकर आधुनिक युग तक निरंतर बने वाली एक सहिष्णु और आत्मसात करने वाली धारा है। भारतीय इतिहास के परिप्रेक्ष्य में लोकाचार के प्रमुख तत्वों को निम्नलिखित बिंदुओं से समझ सकते हैं। पहला, विविधता में एकता और सहिष्णुता। भारतीय इतिहास का सबसे अनूठा लोकाचार इसी सहिष्णुता और समन्वयकारी प्रकृति रही है। भारत भूमि पर अनेक प्रजातियां, संस्कृतियां और विचार समय समय पर बाहर से आए परंतु भारतीय लोकाचार ने उन्हें नष्ट करने के बजाय अपने भीतर समाहित किया। मौर्य सम्राट अशोक के शिलालेखों में सभी संप्रदायों के प्रति आदर और मध्यकाल में अकबर की सुलह कुल की नीति इसी लोकाचार की ऐतिहासिक प्रमाण है। वसुधैव कुटुंबकम और वैश्विक कल्याण की बात करें, भारतीय लोकाचार कभी भी भौगोलिक सीमाओं या संकीर्ण राष्ट्रवाद में नहीं बंधा है। प्राचीन ग्रंथों में यह उद्घोष है कि अयम निज परोविति गणना लघु चेतसाम उदार चरितान तु वसुधैव कुटुंबकम। तो यह मेरा है, यह पराया है, ऐसी सोच संकीर्ण मन वालों की होती है। उदार चरित्र वालों के लिए पूरी पृथ्वी एक परिवार है। अर्थात भारत का मूल मंत्र यही रहा है। इसके साथ ही भारत का एक और मूल मंत्र रहा है सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सभी सुखी हो की ऐतिहासिक प्रार्थना दर्शाती है कि भारत अपने इतिहास में सभी भी ज्ञान, दर्शन, विज्ञान के विकास किया, उसे संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए साझा किया है। आध्यात्मिकता और भौतिकता का संतुलन। तो भारतीय लोकाचार केवल परलोक की बात नहीं करता बल्कि इस लोक और परलोक के बीच एक सुंदर संतुलन स्थापित करता है। इतिहास में से पुरुषार्थ चतुष्ट के रूप में देखा जा सकता है जहां मनुष्य को अपने जीवन में 4 लक्ष्यों को साधने का निर्देश दिया गया है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये लोकाचार सिखाता है कि धन और सुख का अर्जन अवश्य किया जाए परंतु वह धर्म और सदाचार की सीमाओं के भीतर होना चाहिए। प्रकृति के साथ तासम्मत और सहस्तित्व। पश्चिमी विचार जहां प्रकृति पर विजय प्राप्त करने और उसे दोहन की बात करते हैं वहीं भारतीय जो परंपरा है वो प्रकृति को पूज्यनीय मानती है। इसलिए हमारे वैदिक काल में पंच महाभूतों की बात की गई जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इसी के साथ हम नदियों और पेड़ों की भी पूजा करते हैं, ये हमें देखने को मिलता है। अगला प्रश्न आता है युवाओं की नागरिक भागीदारी क्यों आवश्यक है। तो युवाओं की नागरिक भागीदारी की बात करें तो का अर्थ है समाज, समुदाय और राष्ट्र विकास से संबंधित गतिविधियां तथा निर्णय में युवाओं की सक्रिय सहभागिता हो। जैसे लोकतंत्र को मजबूत बनाना, तो युवा मतदान, जन जागरूकता और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेकर लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाते हैं। वे अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहते हैं। सामाजिक विकास में योगदान, तो युवा शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक सेवा जैसे कार्यों में योगदान देते हैं। इसमें समाज में सकारात्मक परिवर्तन आता है। नेतृत्व क्षमता का विकास, नागरिक गतिविधियों में भाग लेने से युवाओं के नेतृत्व, निर्णय लेने की समस्या समाधान क्षमता विकसित होती है। राष्ट्र विकास में सहायक, तो युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है। उनकी ऊर्जा, नवाचार और रचनात्मक सोच राष्ट्र की प्रगति को गति देती है। सामाजिक उत्तरदायित्व की बात करें तो नागरिक भागीदारी युवाओं के समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करती है।
अतः युवा नागरिक की भागीदारी क्या, लोकतंत्र को सशक्त बनाना, नेतृत्व का विकास करना, सामाजिक विकास करना और राष्ट्रीय विकास पर जोर देना। जैसे यहां पर हमने पिक्चर के द्वारा आपको बताया कि पहली है युवाओं की सबसे पहला कर्तव्य लोकतंत्र को मजबूत बनाना, ठीक। दूसरा है सामाजिक विकास में योगदान देना। तीसरा है नेतृत्व क्षमता का विकास करना है। चौथा राष्ट्रीय विकास में सहायक होना और पांचवा सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न करना। अगला प्रश्न आता है गुरुकुल परंपरा से आप क्या समझते हो? तो भारत में सबसे बड़ी परंपरा रही है वो क्या है? गुरुकुल परंपरा रही है। तो गुरुकुल परंपरा प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली का मूल आधार रही है। गुरुकुल शब्द दो शब्दों से मिलकर बना। गुरु मतलब शिक्षक या मार्गदर्शन, कुल परिवार या घर, अर्थात वह संस्था या जहां शिष्य अपने गुरु के परिवार का हिस्सा बनकर उनके साथ एक ही छत के नीचे रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। यह केवल एक पाठशाला या भौतिक भावना नहीं थी, बल्कि यह जीवन जीने के चरित्र निर्माण और आध्यात्मिक उन्नति का एक पवित्र सेंटर था। अब गुरु शिष्य संबंध की बात करें तो गुरुकुल परंपरा की आत्मा गुरु और शिष्य की अत्यंत पवित्र और प्रागढ़ संबंध था। गुरु अपने शिष्यों को केवल छात्र नहीं बल्कि अपने पुत्र के समान मानते थे। शिष्य भी गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा, समर्पण और निष्ठा रखते थे। ज्ञान का हस्तांतरण केवल पुस्तकों के माध्यम से नहीं बल्कि गुरु के जीवंत आचरण, व्यवहार और आत्मिक संवाद के द्वारा होता था। आवासीय और प्रकृति के समीप में शिक्षा। गुरुकुल प्राय कोलाहल से दूर, नगरों की भागदौड़ से अलग, वनों या प्राकृतिक शांति वातावरण में स्थित होते थे। लाभ क्या होता? तो प्रकृति के सानिध्य में रहने से शिक्षकों को मानसिक स्वास्थ्य उत्तम रहता था और एकाग्रचित होकर विद्या अध्ययन करते थे। छात्र माता पिता से दूर रहकर स्वावलंबी बनते थे, अपने दैनिक कार्य स्वयं करते थे। निःशुल्क शिक्षा का उपनयन संस्कार। गुरुकुल में शिक्षा का प्रारंभ उपनयन संस्कार के बाद होता था, जिसके बाद बालक द्विज कहलाता था और ब्रह्मचर्य व्रत धारण करता था। गुरुकुल में शिक्षा पूरी तरह से निःशुल्क होती थी। राजा का पुत्र हो या किसी गरीब का पुत्र हो, दोनों को एक समान एक परिवेश में शिक्षा दी जाती थी। सार्वजनिक विकास और समग्र पाठ्यक्रम यानी गुरुकुल में शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास पर बल दिया जाता था। परा विद्या यानी वेद, उपनिषद, दर्शन और पुराणों की बात की जाती। अपरा विद्या गणित, खगोल विज्ञान, व्याकरण, आयुर्वेद और धनुर्विद्या की भी शिक्षा वहां पर दी जाती थी। अगला प्रश्न है स्मृति आधारित अधिगम को विस्तार से समझाइए। तो स्मृति आधारित अधिगम व अधिगम प्रक्रिया जिसमें शिक्षार्थी किसी विषय वस्तु, तथ्य, सूत्र, नियम, परिभाषा, जानकारी को याद करके अपने मस्तिष्क में संग्रहित करता है तथा आवश्यकता पड़ने पर उसे पुनः स्मरण करता है। यह अधिगम का सबसे प्राचीन और व्यापक रूप है। परिभाषा स्मृति आधारित अधिगम व प्रक्रिया जिसमें ज्ञान को ग्रहण कर उसे स्मृति में सुरक्षित रखा जाता है और आवश्यकता अनुसार पुनः प्रस्तुत किया जाता है। स्मृति आधारित अधिगम की प्रक्रिया सूचना ग्रहण करना, ध्यान से हम समझना, संग्रहण करना, स्मृति में सुरक्षित रखना और पुनः स्मरण करना। तथ्यों, सूत्रों और परिभाषाओं को याद करने पर बल देती है। बार बार अभ्यास और पुनरावृत्ति आवश्यक होती है। परीक्षा की तैयारी में अत्यंत उपयोगी होती है। ज्ञान को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में सहायक होती है। सीखने की प्रारंभिक अवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके लाभ क्या है? तो महत्वपूर्ण तथ्यों को याद रखने में सहायक होती है। भाषा, गणित, विज्ञान आदि विषयों के अध्ययन उपयोगी होती है। परीक्षा में अच्छे प्रदर्शन के लिए सहायक होती है। ज्ञान के आधार को मजबूत बनाती है। इसकी सीमाएं क्या है? तो रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे सकता है। सृजनात्मकता और तार्किक चिंतन का विकास कम होता है। विषय की गहरी समझ हमेशा विकसित नहीं होती है। सीखी हुई सामग्री समय के साथ भूली जा सकती है। उदाहरण पहाड़ी याद करना, कविताएं, श्लोक कंठस्थ करना, रासायनिक सूत्र, मावट सारणी के तत्वों को याद करना इसके अंदर शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है, मौसम और ऋतु चक्र बदलने से हमारे पर्यावरण में क्या असंतुलन आएगा? वो ऐसा होने पर हमें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा? तो वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज और वैश्विक उष्मीकरण के कारण मौसम और ऋतुओं का चक्र तेजी से बदल रहा है। भारत जैसे कृषि प्रधान और वैश्विक भौगोलिक विविधता वाले देश के लिए यह बदलाव अत्यंत चिंताजनक है। यदि हम इस चक्र का बदलाव बदलता रहा तो हमारे पर्यावरण में निम्नलिखित गंभीर असंतुलन आएगा। पहला, पर्यावरण में आने वाले प्रमुख असंतुलन। सबसे पहला, इकोसिस्टम हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। क्या होगा? इकोसिस्टम हमारा गड़बड़ हो जाएगा। दूसरा, वाटर साइकिल भी हमारा क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। अगला, अत्यधिक मौसम घटना हो जाएगी। ठीक है, जैसे बाढ़ आना, भूकंप आना, चक्रवात आना, ऐसी घटनाएं बन जाएगी। ग्लेशियर यानी जो बर्फ है वो तेजी से पिघलेगा। मानव जीवन में होने वाली प्रमुख कठिनाई क्या होगी? कृषि और खाद्य सुरक्षा पर संकट आ सकता है। अगला, जल संकट भी बढ़ने की संभावना भरपूर रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्या, महामारियां भी बढ़ सकती हैं। उसके अलावा आर्थिक नुकसान सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद बात करें तो हम जुड़े हुए हैं अभी तक आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा और मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा अभी तक आपके साथ जुड़ा हुआ था। तो विद्यार्थियों, मैंने आपको एक नंबर बताया था, नंबर था 77 250 44 325। क्या नंबर था? 77 250
44,325। इस नंबर को आपके मोबाइल में सेव कर लीजिए, आपकी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और सेव कर लीजिए। जब भी आपकी परीक्षा हो, मुख्य पेपर हो, आपको फोटो खींचना है और हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से भेजना है। ये कष्ट आप कर सकते हैं, जिसके कारण फायदा क्या होगा, तो जितने भी विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं उन सब विद्यार्थियों को यह पेपर देखने को मिल सकता है। तो विद्यार्थी, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मैं इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं, नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक जय हिंद, जय भारत।